नमस्कार। कहानी मंजूषा में आपका स्वागत है। आज मैं खुशबू पुरी आपके लिए एक स्त्री विशेष कहानी लेकर आई हूँ जो मैंने खुद लिखी है। उस कहानी का नाम है मैथिली की विजयदशमी। ये कहानी है एक मध्यम वर्गीय महिला की जो ये बताती है कि नारी अपनी अस्मिता की रक्षा करना अब जानती है। वो निरीह नहीं है जो दूसरों के आगे गिड़गिड़ाए। अब रावण की विचारधारा के हर व्यक्ति के कुविचारों का दहन वो स्वयं ही कर सकती है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी मैथिली की विजयदशमी। मैथिली बहुत परेशान थी। नवरात्रे चल रहे थे। रोज की पूजा के खर्च के लिए ही जैसे तैसे वह पैसे निकाल रही थी और दशहरा सर पे था। बेटा बेटी भी आस लगाए हुए थे कि उन्हें नए कपड़े मिलेंगे, वह मेले में जाएंगे, चाट पकौड़ी खाने को मिलेगी, पापा मेले से कुछ ना कुछ ज़रूर खरीदवाएंगे। उन मासूमों से कैसे कहे मैथिली कि इस बार तो कुछ भी न हो सकेगा। पति राघव की सैलरी तो महीने की राशन, दूध, स्कूल की फीस, तरह तरह के बिल भरने में ही कम पड़ जाती है। बेचारे की प्राइवेट नौकरी की सूखी तनख्वाह ही तो है। उस पर से अच्छी सेल ना होने का बहाना करके बॉस ने इंसेंटिव भी रोका हुआ है। उसी ऊपरी पैसे से तो शौक पूरे होते थे। इन सब के अलावा ले देकर जो बाप दादा का मकान था वह भी विवादित संपत्ति होकर रह गया था, क्योंकि उस एरिया के नामी बिल्डर अजय खुराना ने उस एरिया में सोसाइटी बनाने का निर्णय किया था। धीरे धीरे सबके पुराने मकान या तो धमकाकर या लालच देकर वह खरीदता जा रहा था। मैथिली और उसके पति राघव के मकान पर भी उसकी बुरी नज़र थी। आए दिन वह उन्हें परेशान करता था। मैथिली पर भी उसकी बुरी नज़र थी। आते जाते उस पर फप्तियां कसता था। राघव के बूढ़े बाबा जो खुद शरीर से लाचार थे और बिस्तर पकड़े हुए थे, उनसे उसने एक दिन ज़मीन के कागज़ पर ज़बरदस्ती अंगूठा लगवा लिया था। अब वह मकान से उन सबको भगाने में लगा रहता। राघव ने भी उस पर मुकदमा कर दिया, लेकिन उल्टा अब वकील की फीस और आए दिन की कोर्ट की भागदौड़ उस पर भारी पड़ रही थी। जबकि अजय पर कोई फ़र्क नहीं था। वह तो पानी की तरह पैसा बहा रहा था। वकील तो जैसे उसके नौकर ही थे। वह हर तरह से उसका हुक्म बजाते थे। थक हार कर परेशान होकर राघव एक दिन अजय के दफ्तर जा पहुंचा। आओ राघव भाई, आज कैसे दर्शन दे दिए मुझ नाचीज को, उसने राघव से व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। राघव भी सब समझ रहा था, लेकिन वह मजबूर था विनम्रता से बात करने के लिए। देखो अजय भाई, तुम्हारे पास भगवान का दिया बहुत कुछ है और मैं उसी छोटे से मकान पर ही निर्भर हूँ। प्लीज़ मेरे घर से अपनी निगाहें हटा लो। अब अजय तल्ख तेवर दिखाते हुए बोला, क्यों नहीं कहा हटा लूँ? मेरे पास पूरे कागज़ हैं। तुम्हारे बाबा ने बेचा है वो मकान मुझे। बेचा नहीं है, तुमने धोखे से हड़पा है, राघव ने धैर्य खोते हुए कहा। तो साबित करो ना, यहाँ क्यों आए हो? अजय खुराना अब अकड़ कर बोला। राघव को फिर अपनी कमज़ोर स्थिति याद आई तो उसने खुद पर संयम रखते हुए कहा, देखो अजय भाई, मैं इतना सामर्थ्यवान नहीं हूँ। एक बेटी का बाप भी हूँ। अभी छोटी है, स्कूल में है, कल को बड़ी होगी तो उसे भी ब्याहना होगा। मकान बनाने के लिए कमाऊँगा या बेटी के ब्याह के लिए? फिर ये मकान रहेगा तो इसी में दुकान निकालने की भी मेरी आगे की योजना थी। आखिर कब तक प्राइवेट नौकरी करूँगा? भावनाओं में वह सारी व्यथा उसके आगे कह गया, किंतु अजय तो एक हृदयहीन कपटी इंसान था। वो मुस्कुराते हुए बोला, तो मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। राघव उम्मीद की बात सोचकर व्याकुलता से बोला, क्या? मुझे बताओ। भाभी जी को भेज दो मेरे पास। तुम्हारे मकान पर से मैं दावा छोड़ दूंगा। ऊपर से तुम्हारी पैसे से भी मदद कर दूंगा। विश्वास करो, किसी को भी पता नहीं चलेगा। बड़ी निर्लज्जता से वो ये सब कह गया। लेकिन राघव गुस्से से लाल हो गया और उसका कॉलर पकड़कर उसे मारने चला। अजय खुराना, तेरी इतनी हिम्मत, तूने सोचा भी कैसे? उसके इतना ही प्रतिक्रिया करते ही अजय के बॉडीगार्ड आ गए और उसे पकड़ लिया। ले जाओ बाहर, फेंक दो इस आदमी को। तो सुन ले ध्यान से राघव, ज़्यादा चू चपड़ की तो मुझ पर हमला करने का भी मुकदमा ठोक दूंगा तुझ पर, अजय गुर्राते हुए बोला। राघव लौट आया।
मैथिली अजय से क्या बात हुई यह जानने की उत्सुकता से राघव के पास पानी लेकर पहुंची। राघव ने पानी पीने से मना कर दिया। पी लीजिए ना, फिर बताइए वहाँ क्या बात हुई, कुछ काम बना? मैथिली की बात सुनकर राघव का पारा फिर चढ़ गया। उसने मैथिली के हाथ पर मारकर झटके से गिलास को फेंक दिया। गिलास दूर जाकर गिरा, कमरे में पानी फैल गया। राघव के इस बर्ताव पर वह चकित तो हुई, साथ ही अपमानित भी महसूस करने लगी, इसलिए उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके आंसू देख राघव को भी अपराध बोध हुआ। उसने मैथिली से तुरंत माफ़ी मांगते हुए कहा, मैथिली मुझे माफ़ कर दो, मैं अपना तनाव संभाल ना सका। उसके माफ़ी मांगने पर वह पिघल गई और बोली, क्या हुआ राघव, आप इतने परेशान क्यों हो गए? उसने आपका अपमान किया क्या? मेरा नहीं, उसने तुम्हारा भी अपमान किया। ये कहकर उसने वहाँ घटी सारी घटना सविस्तार बताई, जो सुनकर मैथिली अंदर तक काँप गई। फिर राघव से बोली, वह घटिया आदमी है, उसने पहले भी मुझे कई बार परेशान किया है, लेकिन इस हद तक उसकी हिम्मत बढ़ जाएगी ये मैंने नहीं सोचा था। तुम उसको नज़रअंदाज करो, उसके आगे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, राघव ने कहा। मैथिली ये सुनकर बोली, क्यों, क्या अब मैं उसके भय से घर में कैद हो जाऊं? ये तो कोई समाधान नहीं है। मैं घर में कैद होने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस जिस रास्ते पे वो दिखे उधर मत जाना, राघव ने समझाते हुए कहा। ठीक है, कह तो दिया मैथिली ने, लेकिन मन उसका अशांत ही था, वो गहरी सोच में पड़ गई थी। फिर नवमी की रात आई। पास ही देवी का पंडाल सजा था और वहीं मैदान में डांडिया का आयोजन था। मोहल्ले की औरतें तैयार होकर मैथिली के घर आईं। मैथिली गुमसुम बैठी थी। तभी उसके 10 वर्षीय बेटे ने आकर कहा, मम्मी, आपको सब आंटियां बुलाने आई हैं। तब मैथिली उनसे जाकर मिली। वे सब उसे जिद कर देवी दर्शन के लिए पंडाल में ले गईं। दर्शन पूजन करने के बाद वह बाकी महिलाओं के साथ डांडिया के लिए चली गई। चारों तरफ रौनक थी। मैथिली डांडिया खेल तो रही थी, लेकिन बेमन से। वह पानी पीने के लिए डांडिया रास छोड़ एक ओर हट गई और पानी की बोतल लेकर पानी पीने लगी। तभी उसके हाथ पर पीछे से धक्का लगा। उसकी बोतल का पानी छलक गया तो उसने मुड़कर देखा। वहाँ अजय खड़ा ढिठाई से हंस रहा था। बड़ी प्यास लगी है, कहो तो मैं मदद करूं? मैथिली गुस्से से लाल होते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कुछ ज़्यादा ही नहीं बढ़ गई है? हिम्मत? अरे हम तो आपकी खिदमत करना चाहते हैं। अब इतने गुस्से से क्या देख रही हो? देखो, मैंने तुम्हारे पति को भी ऑफ़र दिया था, अब तुम्हें भी देता हूँ। मान जाओगी तो सुखी रहोगी, सारी समस्या एक झटके में समाप्त। कहते हुए उसने उसका हाथ पकड़ना चाहा, जिसे वह झटकते हुए बोली, तुम्हें औरत की इज्जत इतनी सस्ती लगती है? सस्ती कहाँ है, मैं तो इतनी बड़ी कीमत दे रहा हूँ, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल दूंगा। वो अब भी बदतमीजी से बाज नहीं आ रहा था। मैथिली अब गुस्से से जल रही थी। उसके क्रोधित चेहरे को देखकर अजय बोला, इस तरह गुस्सा दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? इतने लोगों के बीच में अगर कुछ बोलोगी तो तुम्हारी ही इज्जत जाएगी। मैं तो आदमी हूँ, मेरा क्या जाएगा? अब मैथिली फुफकारते हुए बोली, इज्जत सिर्फ मुझे नहीं प्यारी है, तुझे भी तो प्यारी है। इज्जत आदमी की भी जाती है, बस फ़र्क इतना ही है कि औरत आदमी की इज्जत पर हाथ डालती नहीं है, लेकिन मैं तेरी इज्जत आज उतारूंगी, बस तू अब देख। कहते ही मैथिली ने उसे जोर का तमाचा मारा। जिस की भी नज़र इस दृश्य पर गई, वह सब डांडिया छोड़कर रुक गए। मैथिली का थप्पड़ खाकर वह अपमान से तमतमा उठा। उसने मैथिली पर हमला करना चाहा, लेकिन मैथिली पहले से ही तैयार थी। उसने उसे जोर से धक्का मारकर गिरा दिया। यह सब घटना देखकर म्यूज़िक भी बंद हो गया था और पंडाल में सन्नाटा पसर गया। सब इस घटना को ध्यान से देखने लगे। अजय ने जब देखा कि सबकी नज़रें उसकी ही तरफ हैं, तो वह मैथिली की तरफ कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पाया। पहले तो मैथिली ने उसकी खूब पिटाई की, उसके बाद अपने पर्स में से काला रंग निकाल कर उसके मुंह पे पोत दिया। फिर उसका कॉलर पकड़कर उसे खड़ा किया और सब की ओर देखकर बोली, देख लीजिए आप सब लोग, ये महाशय जो खुद को बहुत ही बड़ा धन्ना सेठ समझते हैं, कितना बड़ा नीच इंसान है।
इस आदमी की नज़र सबकी ज़मीन और जोरों पर रहती है। जैसे यह दूसरों की ज़मीनें हथियाता है, सोचता है कि वैसे ही उनकी पत्नियों को भी हथिया लेगा। राह चलती लड़कियां, औरतें इसकी बपौती हैं। लेकिन मैं आज इसे बता देना चाहती हूँ कि औरत की इज्जत इतनी सस्ती नहीं होती, और ना ही मैं तेरी बपौती हूँ। इसे हम औरतों की शक्ति का भान नहीं है, इसीलिए इसे भान कराना बहुत ज़रूरी था। फिर वह अजय की तरफ देखकर बोली, ये जान ले, जिस नवदुर्गा की तू पूजा करता है और हम सब पूजा करते हैं, वही नवदुर्गा हमें बताती हैं कि शक्ति पुरुष में नहीं, औरतों में होती है। उसमें अगर आदमी को जन्म देने की शक्ति है तो उसे सबक सिखाने की भी शक्ति है। सीता चाहती तो रावण दहन स्वयं भी कर सकती थी। उसे किसी भी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं थी। बस इसका एहसास हम महिलाओं को ही नहीं है, जिसका तुझ जैसे कपटी इंसान फ़ायदा उठाते हैं। उसकी बात सुनकर अन्य महिलाओं में भी हिम्मत आ गई और उनमें से एक ने कहा, सही कह रही हो आप। इस आदमी ने आपका ही नहीं, इस एरिया के हर इंसान का जीना दूभर कर दिया है। औरतों को तो ये इंसान भी नहीं समझता है, बल्कि कोई वस्तु समझता है। असल में गलती इसकी नहीं है, हम सभी की है, जो इसके गलत व्यवहार पर प्रतिक्रिया नहीं देती हैं। लोक लाज के डर से मुंह छुपाकर चली जाती हैं, जैसे गलत ये नहीं हम हों। आज तो इसे सबक सिखाना ही चाहिए। आगे आओ। इसके बाद तो सभी औरतों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। उतनी ही देर में वहाँ पुलिस आ गई और उसे पकड़कर ले गई। उसके जाने के बाद जब मैथिली का गुस्सा शांत हुआ, तब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी वहाँ कार्यक्रम की आयोजकों में से एक महिला आयोजक आगे आई और मैथिली के कंधे पर हाथ रखकर बोली, आज तुमने सबको उनके अंदर की शक्ति का ज्ञान कराया है, अब रोकर उसका महत्व कम मत करो। मैथिली ने चेहरा उठाकर उनकी ओर देखा तो वह आगे बोली, मैथिली जी, आपने जो किया वो बहुत सही किया। हर औरत को अपनी इज्जत और हक के लिए लड़ना आना चाहिए। ऐसे लोगों से डरना नहीं चाहिए, तभी इनका दुस्साहस करने की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन इस सब से क्या होगा? वह एक रसूखदार इंसान है, महंगे से महंगा वकील कर लेगा और छूट जाएगा। अब तो मेरा घर भी मेरे हाथ से गया ही समझो, मैथिली रुआंसे स्वर में बोली। तभी वहाँ खड़ी तभी महिलाएं बोली, कुछ नहीं होगा मैथिली दीदी, हम सब आपके साथ हैं। इस एरिया के सभी लोग आपके साथ हैं। ना हम उसे आपका घर हथियाने देंगे और ना ही उसे छूटने देंगे। जो होगा सबका मिलकर मुकाबला किया जाएगा। आप लोगों की इन सब बातों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं मैथिली जी की सहायता करूंगी। मेरी सहेली रमा नागर शहर की नामी वकील हैं, जो महिलाओं के लिए और कमज़ोरों के लिए आवाज़ उठाती हैं। मैथिली जी का वो साथ देंगी। वहीं खड़ी एक महिला ने कहा, वो तो बहुत नामी वकील हैं, क्या सच में वो हमारे लिए लड़ेंगी? मैथिली की आंखों में चमक आ गई। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप निश्चिंत रहें। और हाँ, अपने अंदर की शक्ति को हमेशा जागृत रखें। नवमी तिथि समाप्त हो चुकी है और विजयादशमी की तिथि लग चुकी है, और आज की मैथिली ने आज के रावण का दहन कर दिया है। ये सुनकर सब मैथिली के सम्मान में ताली बजाने लगे। कहानी आपको कैसी लगी, इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।